आईपीएम इंटरनेशनल स्कूल एंड कॉलेज के छात्रों सुप्रभात। हिंदी आइलैंड की आपकी कक्षा में मैं मिसेस शालिनी श्रीवास्तव आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम हिंदी लैंग्वेज में जिस पाठ का अध्ययन करने जा रहे हैं वो है वर्तनी विचार। आइए समझ लेते हैं वर्तनी किसे कहते हैं। देखिए, किसी भी भाषा का शुद्ध प्रयोग उसका जो मुख्य आधार होता है वो शुद्ध वर्तनी होती है। वर्तनी अर्थात स्पेलिंग। सुंदर सा लेख हो या उत्तर के बीच वर्तनी की अगर कोई अशुद्धियां ऐसे लगती हैं जैसे किसी भी स्वादिष्ट खाने में कोई कंकड़ आ जाए। अगर आपने बहुत सुंदर सा कोई लेख लिखा है और लेकिन उसमें आपकी जो स्पेलिंग की मिस्टेक है वो बहुत सारी है, तो वो ऐसा लगता है जैसे किसी स्वादिष्ट खाने में बहुत सारे कंकड़ आ गए हों। हिंदी एक वैज्ञानिक भाषा है। वैज्ञानिक भाषा अर्थात हमारे जितने भी भाषा विद्वान हैं उनके द्वारा ये जो हिंदी भाषा है उसको वैज्ञानिकता प्रदान की गई है। इसमें जैसा हम उच्चारण करते हैं, जैसा उच्चारण मतलब जैसा हम बोलते हैं ठीक वैसा ही लिखते हैं। अशुद्ध उच्चारण से ही वर्तनी की अशुद्धियां होती हैं। जब हम बोलेंगे ही गलत तो हम लिखेंगे भी गलत। इसी वजह से जो स्पेलिंग होती है उसकी बहुत सारी गलतियां हमको आमतौर पे बच्चों की कॉपियों में देखने को मिलती हैं। अतः जितने भी विद्यार्थी हैं, विद्यार्थियों को शुद्ध उच्चारण का अभ्यास करना चाहिए। सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए कि आपको जो आप बोलने जा रहे हैं उसका जो उच्चारण है वो शुद्ध होना चाहिए। व्याकरण के ज्ञान का अभाव तथा क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव भी अशुद्ध वर्तनी के कारण है। अर्थात बहुत से लोग ऐसे हैं जो हिंदी के व्याकरण को अच्छे तरीके से नहीं जानते हैं और साथ ही साथ हिंदी कुछ थोड़ी थोड़ी दूर पे ही बदलती रहती है, उसका स्वरूप बदलता रहता है। तो उसकी वजह से कुछ कुछ उसमें क्षेत्रीय भाषाओं का भी समागमन हो जाता है, जिसकी वजह से जो अशुद्ध जो वर्तनी की अशुद्धि है वो देखने को मिलती है। क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव कैसे भाषा पे पड़ता है वो मैं आपको बताना चाहूंगी। जैसे आप बहुत सारी जगह पे तुम्हारे को त्योहार बोलते हैं, ठीक है, कौन को कौन, और ऐसा क्या ऐसन, या गवा लिखब बाटे अहे खसबू औरत, है ना, पौधा घाम, ये सब कुछ ऐसे शब्द हैं जो शुद्ध हिंदी के रूप में अगर देखा जाए तो उसके हिसाब से ये अशुद्ध हैं। और जब इन सब का ही उच्चारण किया जाता है तो ऐसा ही लिखने की वजह से जो वर्तनी है उसमें अशुद्धि हो जाती है। किसी भी भाषा की वर्तनी को समझने से, वर्तनी पे विचार करने से पहले या समझने से पहले उस भाषा का आपको वर्ण जरूर आना चाहिए, यानी कि अल्फाबेट्स के बारे में आपको अवश्य ज्ञान होना चाहिए। तो हिंदी में भी ऐसे ही है कि हिंदी में स्वर और व्यंजन होते हैं, स्वर की मात्राएं होती हैं जिनके जो व्यंजनों पे लगकर नए नए शब्दों का निर्माण करती हैं। और हिंदी एक ऐसी भाषा है जिसमें किसी भी अक्षर या वर्ण के चारों तरफ मात्राएं लगती हैं। किसी वर्ण के ऊपर लगने वाली मात्रा को ऊपरी मात्रा तथा किसी भी वर्ण के अर्थात लेटर के नीचे लगने वाली मात्रा को निचली मात्रा कहते हैं। देखिए, आप यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे मैंने का है, का के पीछे भी मात्रा लगी है, का के आगे भी मात्रा लगी है, यहाँ पे का के पीछे लगी है तो कड़ी की पाई, नीचे नीचे, ऊपर 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 नीचे, इस तरीके से किसी भी अक्षर के चारों तरफ जो मात्राएं हैं वो लगाई जाती हैं। तो सबसे पहले हम वर्तनी पर विचार करने से पहले एक बार हिंदी के जितने भी वर्ण हैं उन पे विचार कर लेते हैं। आइए सबसे पहले देखते हैं कि जो हिंदी की वर्णमाला है और उसपे हिंदी की मात्राएं, ठीक है। तो हिंदी की जो मात्राएं हैं, हिंदी में कुल मात्राएं होती हैं 10। कितनी मात्राएं होती हैं? कुल मात्राएं 10 होती हैं। जैसे कि यहाँ पे ये बड़ा आ दिया है तो बड़ा आ की एक डंडे वाली ये मात्रा होगी। ये जो है ये छोटी ई है, तो छोटी ई की जो मात्रा होती है वो किसी भी अक्षर के आगे से लगती है। ये बड़ी ई है, किसी भी अक्षर के पीछे से लगती है, ठीक है। ये छोटा ऊ है, इस छोटे ऊ की मात्रा नीचे से लगती है, और ये बड़ा ऊ है, बड़े ऊ की मात्रा
देखेंगे आप, ये भी नीचे लगेगी, लेकिन ये ऊपर से नीचे की तरफ आएगी और छोटी ऊ की मात्रा नीचे से ऊपर की तरफ जाती है। इसी तरह ए की मात्रा ऊपर लगाई जाती है, ओ की मात्रा भी ये देखिए ऊपर लगाई जाती है, औ की मात्रा ऊपर लगाई जाती है, और साथ ही साथ ये क्या है, री। तो ये इसकी जो मात्रा होती है वो किसी भी अक्षर के निचले हिस्से में लगाई जाती है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि हिंदी की जो मात्राएं होती हैं वो कुल 10 मात्राएं होती हैं। इसके अलावा जो हम अंग और आहा, जिन्हें हम अनुस्वार या अनुनासिक कहते हैं, आपने अंग या आहा जैसे अनुस्वार या अनुनासिक, जैसे चंद्रबिंदी और बिंदी, तो ये क्या है, ये मात्राएं नहीं होती हैं। स्वर जो वो होते हैं, स्वर या मात्राएं वो होती हैं जो पूरे गले से लेकर के मुंह तक से जितनी भी हवा निकलती है उसके माध्यम से बोले जाते हैं, वो स्वर कहलाते हैं। लेकिन जो नाक के द्वारा केवल या फिर नाक और मुंह के द्वारा बोले जाते हैं, वो अनुस्वार और अनुनासिक होते हैं। ठीक है, उसका भी अभी हम आपको आगे चल के अंतर बताएंगे। तो इस प्रकार से आपने समझ लिया कि जो हिंदी की जो वर्णमाला है उसमें जो स्वर होते हैं वो होते हैं छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, आहा। लेकिन जो स्वर होते हैं, यानी कि जो कुल हिंदी की मात्राएं होती हैं वो 10 होती हैं, और जो अंग, आहा होते हैं वो अनुस्वार और अनुनासिक होते हैं, जो कि नाक व मुंह और नाक की सहायता से बोले जाते हैं। ठीक है, तो अभी हम आगे देखते हैं कि ऐसी बहुत सारी गलतियां होती हैं जो हम लोग क्या करते हैं, जब हमें उसका ज्ञान ही नहीं होता कि वो कैसी छोटी है कि बड़ी है, क्योंकि जो छोटी मात्राएं होती हैं वो थोड़ा कम समय लेती हैं बोलने में, और उस पर दबाव मुंह के अंदर कम होता है, वायु का दबाव कम होता है। और जो बड़ी मात्राएं होती हैं उसमें जो आपका हवा होती है पूरे मुंह के अंदर, वो थोड़ा उसमें जोर देना पड़ता है और थोड़े ठहराव के साथ बोलनी पड़ती है, थोड़ा अधिक जोर लगता है, तो वो बड़ी मात्राएं कहलाती हैं। और जो है जो भी इसी तरीके से जब आप देखेंगे, आप अगर आम बोलेंगे तो आम, आपने पूरा मुंह खोला आम, तो आम में बड़े आ की मात्रा लगी है, तो थोड़ा सा हवा ज्यादा निकली और थोड़ा ज्यादा हमने मुंह में थोड़ा सा दबाव सा महसूस किया, तो वो वहां पे आपने क्या देखा कि ये बड़ी मात्रा आ की मात्रा हो गई। जब हम छोटी की मात्रा लगाते हैं, जैसे किताब, किताब, ठीक है, किताब, तो की में थोड़ा हमने हल्के से बोला किताब, लेकिन जब हम बोलेंगे कीड़ा, तो कीड़ा में कहा के ऊपर बड़ी की पाई लगी है, तो हमने कीड़ा यानी कि थोड़ा उसी मात्रा को थोड़ा जोर देके कहा, तो जब जोर देके कहा तो वो बड़ी मात्रा हो गई। ठीक है, तो अब आपने समझा कि बड़ी मात्रा को बोलने के में क्या होता है, अधिक जोर लगाना पड़ता है ना, थोड़े ठहराव के साथ बोलना पड़ता है। लेकिन जो छोटी मात्राएं होती हैं उनको बोलने में हल्की आवाज या हल्के से बोलना होता है। ठीक है, कुछ मात्राएं वर्णों के बीच में भी लगती हैं, ठीक है, उनको मैं अभी आगे आपको समझाऊंगी। ये इस प्रकार से, तो हिंदी की कितनी मात्राएं हो गई, हिंदी की मात्राएं हो गई 10, और इसके अलावा अनुनासिक और अनुस्वार जो कि नाक और मुंह की सहायता से बोले जाते हैं। ठीक, इसी तरीके से अब हम देख लेते हैं, यहाँ पे आपकी किताब में आप देखेंगे कि समान वर्तनी की कुछ समान अशुद्धियां दी गई हैं। सबसे पहले जो अशुद्धियां दी गई हैं वो दी गई हैं आपकी मात्राओं की अशुद्धियां, मात्राओं की, जैसे छोटा आ, जैसे छोटे आ की कोई मात्रा नहीं होती, इस बात का ध्यान रखिएगा। जैसे बड़े आ की मात्रा, छोटी ई की मात्रा, छोटे ऊ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा, तो ये यहाँ पे जितने भी शब्द दिए गए हैं आप इनको खुद भी बोल के देखिए, मैं आपको यहाँ पे बोल के दिखाती हूँ। जैसे यहाँ पे सबसे पहले दिया हुआ है, जो पेन में शुद्ध पढ़ती हूँ पहले, जैसे पहला शब्द है आवास, आवास, तो इसमें आ यानी आ के ऊपर थोड़ा प्रेस किया तो आ, इसका मतलब ये बड़ा आ है, और वास बड़ी आ की मात्रा है तो आवास, ये इसका शुद्ध रूप है। लेकिन कभी कभी लोग बोलते हैं आवास, तो आवास जब आप बोलेंगे ये आवास, तो जाहिर सी बात है जब आप लिखेंगे तो वो छोटा आ हो जाएगा और वा में आ की मात्रा और सा, तो लेकिन ये जो आवास है ये इसका अशुद्ध रूप है, जो शुद्ध रूप है वो है आवास।
यहाँ पे मैं शब्दों का उच्चारण करूंगी। आप जब इस वीडियो को देखिएगा तो आप इसको ध्यान से इसका घर पे भी अभ्यास कर सकते हैं, जिससे कि आपको सही सही बोलना आ जाए और सही सही आप इसे लिख भी सकें। जैसे बहुत से लोग बोलते हैं आजाद, आजाद नहीं होता है, आजाद, आजाद। ठीक। अब ये जो समस्या है, तीसरा आप देखेंगे ना, क्योंकि, क्योंकि, तो बहुत से बच्चे क्योंकि बहुत गलत लिखते हैं। क्यों, क्योंकि होता है क्योंकि, क्योंकि में आप हमेशा देखिए क पे छोटी ई की पाई लगेगी, क्योंकि हमें आपने देखा कि आखिरी का जो है उसमें हमने बहुत हल्के से बोला क्योंकि, लेकिन आप लोग बोलते ही क्योंकि है, तो इसलिए लिखते भी आप क्योंकि ही है। तो इसको विशेष तौर पे ध्यान दीजिएगा कि इसका जो उच्चारण है वो होगा क्योंकि। ठीक। इसके बाद बहुत से लोग बोलते हैं दीवार, दीवार नहीं होता है, दीवार। शीघ्र, नारी, 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 यहाँ पे जो देखेंगे बहुत से लोग नरी लिख देते हैं, पर नरी नहीं होता है, नारी। कौरव नहीं होता है, कौरव। ठीक। इसके बाद देखते हैं यहाँ पे छोटी ई की पाई प्राप्ति में भी बहुत लोग कर देते हैं, प्राप्ति, अज्ञात, इसलिए, इसलिए भी बहुत बच्चे गलत लिखते हैं। इसमें भी ला के ऊपर छोटी ई की पाई लगती है, इसलिए। हानि, हानि नहीं होती, हानि होती, हानि। ठीक। ऊंचा, ऊंचा, ये तो ऊंचा यानी ऊ, छोटा ऊ है, छोटा ऊ नहीं होता है, ऊंचा में होता है ऊंचा, ऊंचा। तो ये बड़ा ऊ होता है और साथ ही साथ उस पे जो अनुनासिक है यानी चंद्र बिंदी वो लगाई जाती है, ऊंचा। ठीक। पुराना, पुराना नहीं होता है, पुराना होता है। कठोर नहीं होता है, कठोर होता है। ठीक। अब इस सामाजिक में भी बहुत लोग गलती करते हैं, सामाजिक लिख देते हैं, पर होता है सामाजिक, सामाजिक। ठीक। अपार नहीं होता है, अपार होता है। निश्चित नहीं होता है, निश्चित होता है। यहाँ पे आधा शाह और चा के ऊपर बड़ी की छोटी की पाई लगती है, निश्चित होता है। खंडित नहीं होता है, खंडित। युग नहीं, युग। बूढ़ा, बूढ़ा नहीं होता है, बूढ़ा, इसका उच्चारण होगा बूढ़ा। औरत नहीं होता है, ये औरत जो है आप देखेंगे क्षेत्रीय भाषा के प्रभाव की वजह से बहुत से लोग बोलते हैं औरत, औरत नहीं होता है, औरत होता है। ठीक है। तो ये कुछ समान सी मात्राओं की शुद्धियां जो आपके यहाँ पे दी गई हैं, वो आप यहाँ पे देखेंगे कि इसमें बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई और छोटा ऊ, बड़ा ऊ की ये समान सी गलतियां हैं जिनको लोग कर देते हैं, बच्चे कर देते हैं। तो इन्हें आप उच्चारण करके देखिएगा, और अगर आपको कोई भी समस्या उच्चारण करने में आती है तो आप लाइव क्लास में दोबारा भी इसे पूछ सकते हैं कि इसका उच्चारण कैसे होगा। ठीक है। लेकिन सर्वप्रथम तो आपको एक बार इसको उच्चारित करके देखना होगा, तभी आप ठीक ठीक लिख पाएंगे। ध्यान रखिएगा क्योंकि और इसलिए आप अवश्य इस पे अभ्यास करें, क्योंकि आप लोग हमेशा क्योंकि गलत लिख देते हैं। और अब ये ये अणा और ड़ की अशुद्धियां होती हैं। ठीक है। या तो इस डा के नीचे लोग बिंदी नहीं लगाते हैं, या फिर वो ढा लिख देते हैं। अब जैसे यहाँ पे भी देखिए जोड़ लिखा है, जो और ड, जोड़, लेकिन जोड़ नहीं होता है, जोड़ होता है, जोड़, जोड़। ठीक। यहाँ पे पढ़ाई नहीं होती, पढ़ाई होती, पढ़ाई। ड़, अड़ा, अड़ा, ण और ड़ा। ठीक। पढ़ाई। ठीक। चढ़ाव नहीं होता है, चढ़ाव होता है। ठीक। दंड, दंड, दंड में जैसे ये यहाँ पे ड लिखा है, डा के नीचे यहाँ पे बिंदी लगा दी गई है, तो बिंदी नहीं लगेगी यहाँ पे, जो शुद्ध रूप होगा वो होगा दंड, ड। ठीक। सड़क, बहुत से लोग तो सड़क लिख देते हैं, पर सड़क नहीं होता है, सड़क होता है। खिलाड़ी लिखा हुआ है, खिलाड़ी नहीं होता है। तो अगर मान लीजिए आपने बहुत जल्दी जल्दी आप लिख रहे हैं और आपने जल्दी से खिलाड़ी लिख दिया, तो ये गलत हो जाएगा। आपको खिलाड़ी यानी ड के नीचे बिंदी लगानी पड़ेगी, तब जाके ये बनेगा खिलाड़ी। ठीक। इसी तरीके से गड्ढा, गड्ढा, गड्ढा यानी कि ग आधा ढ, कोई भी अक्षर जिसके नीचे हलंत लगा हुआ हो, ठीक है, तो वो आधा हो जाता है, गड्ढा। ठीक। अब जैसे लड़की, ये ल ड की है, लेकिन अगर इसके नीचे बिंदी लगा देंगे तो इसका शुद्ध रूप क्या बन जाएगा, लड़की। काढ़ना,
काढ़ना नहीं होता है, काढ़ना होता है। ओढ़नी, ओढ़नी होता है। बढ़ा बढ़ाई, बढ़ाई। ठीक, तो ये कुछ अंतर है इसमें। जैसे आपने अगर ड के नीचे बिंदी नहीं लगाई जहां पे लगानी है, जैसे जोड़ लिख दिया तो ये गलत हो जाएगा। खिलाड़ी लिख दिया, लड़की लिख दिया, तो ये ल ड ड का स्वर आएगा, जिसकी वजह से ये लड़की हो जाएगा। इसके नीचे आपको बिंदी अवश्य लगानी होगी। तो ये भी आपको क्या करना होगा, एक बार उच्चारण के साथ, यानी कि बोल बोल के इसका अभ्यास कीजिए और फिर लिखने का प्रयास कीजिए। तो ये जो अशुद्धियां है ना, ये आपकी सही हो जाएंगी। और साथ ही साथ वर्णमाला को भी बराबर देखते चलिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आप कोई वर्णमाला का कोई अक्षर है जिसे आपको ठीक से पढ़ना नहीं आ रहा है, पहले वहां से उसको सही कीजिए और उसके बाद फिर वो यहाँ पे आपका आसानी से सही हो जाएगा। अब देखते हैं अनुस्वार तथा अनुनासिक की अशुद्धियां। अनुस्वार, अनुस्वार का मतलब हो गया कि एक छोटी सी बिंदी। ठीक है, आप भी देखेंगे किसी भी अक्षर के ऐसे ऊपर बिंदी लगी होती है छोटी सी, तो वो जो बिंदी होती है वो होता है अनुस्वार। जब हम अनुस्वार का उच्चारण करते हैं तो उसमें आधा न की ध्वनि आती है। न, सन्न, सन, तो आधा आप खुद बोल के देखिए। जैसे यहाँ पे सन्यासी लिखा है, तो आप अगर किसी पे भी, जैसे स पे लगेगा तो सन, का पे लगेगा तो कन, तो आधा न। आप और भी अक्षर के साथ अगर लगा करके देखिए, तो आप जैसे बोलिए माँ के ऊपर बिंदी, बिंदी यानी अनुस्वार लगाया तो मन, मन, मन। ठीक है, तो इसका साउंड कैसा आएगा, इसका स्वर कैसा आएगा, आधे नाक की ध्वनि आती है। और साथ ही साथ इसमें जो है जब बोलते हैं तो नाक के द्वारा हवा निकलती है और ये नाक से ध्वनि देता है। तो ये अनुस्वार जो ये जो स्वर निकलता है वो कहाँ से निकलता है, नाक के जरिए से निकलता है, इसलिए अनुस्वार, अनुस्वार की इसको ध्वनि कहते हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अनुनासिक की। जो अनुनासिक, जैसे आमतौर पे बच्चे जो होते हैं वो चंद्र बिंदी के नाम से जानते हैं। ठीक है, यानी कि एक चांद की तरह बनाया जाता है और उसके ऊपर बिंदी लगाई जाती है, जो किसी भी अक्षर के ऊपर लगाई जाती है। अनुनासिक और अनुस्वार को कैसे पहचानेंगे? ठीक है, अनुनासिक यानी कि जो चंद्र बिंदी होती है, उसका जब भी हम उच्चारण करते हैं तो उसका जो स्वर होता है वो मुंह और नाक दोनों से होता है। मैं आपको अंतर भी करके भी दिखाती हूँ। जैसे एक शब्द हमारी किताब में देखिए यहाँ पे दिया हुआ है सन्यासी, तो सन्यासी, सन्यासी। उसी के बाद देखिए अंगूठी दिया हुआ, तो अंगूठी, अंगूठी। और थोड़ा सा समय भी अनुनासिक में ज्यादा लगता है अनुस्वार के अपेक्षा। आपका अनुनासिक में थोड़ा सा समय लगेगा, ठहराव होगा, और साथ ही साथ इसमें जो है जो हवा है वो मुंह और नाक दोनों के जरिए निकलेगी जब आप बोलेंगे थोड़े ज्यादा दबाव के साथ। तो ये इसका जो इसका और अनुस्वार और अनुनासिक दोनों का अंतर आपको देखिए जैसे मैं बोलती हूँ, क में अगर अनुस्वार लगाएंगे, बिंदी लगाएंगे तो होगा कन, कन। लेकिन अगर क पे हम अनुनासिक यानी कि चंद्र बिंदी लगा देंगे तो हो जाएगा कन, कन। ठीक, आपको इस तरीके से स्वर सुनाई पड़ेगा। वो मुंह और नाक, आप ध्यान देंगे तो मुंह और नाक दोनों का समावेश होगा जब हम चंद्र बिंदी का उच्चारण करते हैं। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पे हमारे पास है पहला शब्द, इसपे स के ऊपर बिंदी ना लग करके या के ऊपर बिंदी लगी है, तो ये अगर इसका उच्चारण करेंगे तो ये हो जाएगा सयांसी, सयांसी। पर जब इसका शुद्ध रूप क्या है, सन्यासी, तो सन्यासी यानी कि सन, सा के ऊपर बिंदी भी लगी है और आधा ना भी लगा है, तो सन्यासी यानी कि दोनों का स्वर सुनाई पड़ रहा है, सन्यासी, सन्यासी। ठीक, इसी तरीके से देखिए अंगूठी, अगर अंगूठी के ऊपर हम चंद्रबिंदी की जगह अनुस्वार लगा देंगे यानी बिंदी लगा देंगे तो होगा अंगूठी, पर जब हम चंद्र बिंदी लगाएंगे तो होगा अंगूठी। ठीक, इसी तरीके से अगर बंदर कहेंगे तो बंदर नहीं होता, बंदर होता है, बंदर, बंदर। अगर अनुनासिक लगा देंगे तो बंदर, पर जो बंदर होता है उस पे हमेशा क्या लगता है, अनुस्वार लगता है, तो बंदर होता है। ठीक है, बंदर में कभी कभी क्या होता है कि बिंदी ना लगा के आधा ना कर देते हैं। ठीक है, तो वो भी रूप शुद्ध है, लेकिन
जो मानक हिंदी में इस समय जो माना जा रहा है वर्तमान में, वो बिंदी ही यानी अनुस्वार ही चलन में है, तो इसलिए हम इसको कैसे लिखेंगे, बंदर। अब जैसे पाँव, पाँव और पाँव, पाँव और पाँव दोनों में अंतर है, ध्यान दीजिए। हंस, हंसना, हंसना, ठीक। सांस, 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 है ना। अब ये क्या लिखा है, घंटी और घंटी और घंटी। मुंह, मुंह, ठीक, मुंह, मुंह, मुंह में मुंह, आधा ना का भी साउंड आ रहा है, स्वर आ रहा है, मुंह और मुंह, ठीक। फिर इसी तरह से चांद में देखिए, चांद और चांद। माँ, महंगा, महंगा, कांच, कांच। तो इस प्रकार से आपने देखा कि अनुनासिक और अनुस्वार में बहुत ही हल्का सा अंतर होता है, ठीक है। जो अनुस्वार है उसमें स्वर होता है वो ना का, आधे ना का स्वर आता है, और अनुनासिक में ना के साथ थोड़ा सा आपको ज्यादा जोर से, ज्यादा दबाव से बोलना पड़ता है, तो इसका अंतर आपको सामने, लेकिन जब ये अंतर तभी आपको स्पष्ट होगा जब आप खुद से इसको एक बार बोल करके देखेंगे। तो आपने देखा हमने कौन कौन सी अशुद्धियां देख ली, हमने मात्राओं की अशुद्धियां देखी, हमने ड की अशुद्धियां देखी, हमने अनुस्वार तथा अनुनासिक की अशुद्धियां देखी हैं, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे अपनी जो जो भी हमारी अशुद्धियां हैं उनकी तरफ अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखते हैं, आपने देखा होगा कि जो रा होता है वो क्या होता है, व्यंजन होता है, ठीक है। तो रा में जब भी आप यहाँ पे देखिए, रा के विभिन्न रूप में आपको इसलिए समझाना चाहती हूँ क्योंकि अगला जो हमारी अशुद्धि है वो रा के प्रयोग की ही अशुद्धियां हैं, जो ज्यादातर बच्चे, चाहे वो छोटे क्लास के हों चाहे वो बड़े क्लास के हों, हमने देखा है कि वो अक्सर ये गलतियां करते हैं। उन्हें ये नहीं पता होता है कि रा में जो छोटे ऊ की और बड़े ऊ की, रा में छोटे ऊ की और जो बड़े ऊ की मात्रा है वो कहाँ पे लगाई जाती है। बच्चे क्या करते हैं कि रा के यहाँ पे नीचे की तरफ, जैसे आप और भी और अक्षरों में लगाते हैं, ठीक उसी तरीके से रा में आप नीचे ऊ की मात्रा लगा देते हैं, जो कि सर्वथा गलत होती है, बिल्कुल गलत होती है। रा में जब भी हम ऊ की मात्रा लगाते हैं, चाहे वो छोटा ऊ हो और चाहे वो बड़ा ऊ हो, तो वो दोनों ही मात्राएं रा के पीछे लगती हैं, यानी पीठ पे लगती हैं, ठीक है। जैसे ये आप ये चित्र देख रहे हैं, यहाँ पे आप देखिए छोटा ऊ दिया है, बड़ा ऊ दिया है, उसके बाद देखिए पहला शब्द क्या दिया है, रुई। तो रुई में अगर हम छोटे ऊ की मात्रा लगाएंगे तो कुछ इस तरीके से घुमा करके लगाएंगे, ठीक है। ये पूरा बंद नहीं किया जाएगा गोला, ये इसकी पीठ पे लगा करके ऐसे करके घुमा दिया जाएगा, ठीक। तो ये यहाँ पे ये रा के ऊपर छोटे ऊ की मात्रा लगेगी, रुई हो गया। लेकिन जब हम लिखते हैं रूप, रूप में बड़े ऊ की मात्रा लगती है, तो रा पे हम क्या करेंगे, बहुत ही छोटी सी डंडी खींचेंगे और उसमें पूरा जो बड़ा ऊ, जैसे ऊपर ये नीचे से ऊपर की तरफ हम लगाते हैं, तो नीचे से ऊपर की तरफ ऐसे करके लगा देंगे, तो ये बन जाएगा रूप। तो आप विशेष तौर पे इसका चाहे अभ्यास कर लीजिएगा, 2-3 शब्दों का, या जितने भी शब्द आप रा के ऊ की मात्रा वाले देखें उनका प्लीज अभ्यास कीजिएगा, क्योंकि इससे फिर आपको स्पष्ट हो जाएगा कि रा पे ऊ की, छोटे ऊ की और बड़े ऊ की मात्रा कहाँ पे लगती है। ध्यान रखिए, मैं बार बार कह रही हूँ, कहीं चाहे इसे नोट कर लीजिए कि रा के नीचे यानी कि निचले भाग में यहाँ पे छोटे ऊ की और बड़े ऊ की मात्रा नहीं लगती है, हमेशा रा के बीच में लगती है, यानी कि रा की पीठ पे लगती है छोटे ऊ की मात्रा और बड़े ऊ की मात्रा, जिसका मैंने आपको एक उदाहरण दिखाया है, ठीक है। तो इसका विशेष ध्यान रखिएगा कि जब भी आपको इस तरह का कोई शब्द लिखना, मानिए रूप लिखना है, तो नीचे नहीं लगाइएगा, उसके ऊपर यानी उसकी पीठ पे पीछे की तरफ बीच में लगाइएगा, ठीक है। अब हम जो आपकी अब रा के प्रयोग की अशुद्धियां आप लोग करते हैं, वो इसलिए करते हैं कि आपको ये पता नहीं होता है कि रेफ अदेन क्या होता है, ठीक। राग, आपने बहुत सारे ऐसे शब्द होंगे जिसमें आपने अक्षर के ऊपर लगा हुआ देखा होगा, ऐसे गोल सा लगा हुआ रहता है ना, जैसे कर्म लिखा हुआ है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कर्म लिखा है, कर्म के ऊपर रा लगा है, तो और यहाँ पे ये देखिए पर्व, पर्व के ऊपर लगा है, ठीक है। तो जो भी अक्षर है, ठीक है, उसके ऊपर जब रा लगता है तो वो रेफ होता है। रेफ क्या होता है वो मैं आपको बता देती हूँ।
कि जब भी हम जहां पे भी रा हल्का बोला जाता है, मतलब रा का जो स्वर होता है वो थोड़ा हल्का होता है, यानी आ के वो साथ नहीं होता, अरहित होता है। अरहित मतलब आप देखिए कोई भी व्यंजन शब्द, कोई भी व्यंजन शब्द कभी भी जब बोलते हैं तो वो हमेशा उसमें एक अ का साउंड होता है, जैसे क, ख, ग, घ। तो इसमें आप देख रहे होंगे क, ख, अ का जो ये साउंड आ रहा है, यानी ये स्वर जो आ रहा है, तो ये अगर मान लीजिए किसी में ना हो, मान लीजिए हम क में ही देख लेते हैं, अगर क में अ है तो पूरा का लिखते हैं, क पूरा लिखते हैं। लेकिन जब अगर मान लीजिए आधा का लिखना है तो उसका स्वर कैसा होगा, क। ठीक है। तो जो आ के बिना जहां पे रा आता है, ठीक है, तो वो किसी भी अक्षर के बीच में, यानी दो शब्दों के बीच में ना लग करके दूसरे वाले अक्षर के ऊपर लग जाता है। जैसे कि यहाँ पे हम देखेंगे कर्म, कर्म, तो रा का स्वर आ रहा है लेकिन बहुत ही हल्का स्वर आ रहा है, तो वो क्या होगा, यानी कि कर्म, क र म, क र म, कर्म। तो यानी का के बाद रा आ रहा है, तो ये रा बीच में ना लग करके माँ के ऊपर लग गया, ठीक है, तो कर्म हो जाएगा। ये रेफ होता है, यानी कि जब भी दो अक्षरों के बीच में र आता है और उसका स्वर आ के बिना होता है, तो वो दूसरे वाले जो दूसरा अक्षर व्यंजन अक्षर होता है उसके ऊपर लग जाता है रेफ के रूप में। ठीक है, अब यहाँ पे एक शब्द है कर्म और दूसरा शब्द है पर्व। ठीक, इसके बाद हम देखते हैं एक रा जो होता है वो क्या होता है, वो किसी भी अक्षर के नीचे लगता है। ठीक है, नीचे आपने देखा होगा जैसे क्रम, ठीक है, क्रम में आप क्रम है, ग्रह है, ग्रह है, गृह, ग्रह है, आपने देखा होगा। ठीक है, इसके अलावा आपका और भी है, चक्र है। तो इन सब में क्या होता है, इन सब में जो रा होता है वो, ये देखिए यहाँ पे ऐसे का लिखा है और का में एक ये डंडी नीचे से खींची हुई है ना, तो ये इसे कहते हैं पदेन, यानी पदेन यानी पद के नीचे, नीचे की तरफ लगने वाला। रेफ यानी कि ऊपर की तरफ रा लगा हुआ है, और पदेन यानी कि नीचे की तरफ। अब इसमें भी क्या होता है, जो रा का, जैसे बोलते हैं क्रम, तो क्रम, क्रम में भी रा का जो साउंड है वो कैसे है, हल्का है। ठीक है, तो इसमें बोलते समय जो रा का उच्चारण होता है क्रम, 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 लेकिन हल्का के साथ साथ यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, क्रम, यहाँ पे रा का साउंड आ के साथ पूरा आ रहा है, पर जो ये दूसरा का है क्रम, का जो स्वर है यानी साउंड है वो थोड़ा धीमा हो जा रहा है, यानी कि जहां पे रा का जो स्वर है वो थोड़ा सा प्रोमिनेंट हो जाए, थोड़ा सा बढ़ जाए, और दूसरे वाले अक्षर का जो साउंड है उसको वो हल्का कर दे, तो वहां पे रा हमेशा उस अक्षर के नीचे लगता है, ऐसे साइड में ऐसे क्रॉस लाइन करके उसे पदेन कहते हैं। ठीक है, यानी बोलते समय जब राग का उच्चारण आ के सहित होता है तो वहां पर रा पदेन के रूप में होता है, और वो उस अक्षर के नीचे ऐसे ऐसे स्लैश करके लगा दिया जाता है। ठीक है, अब आप खुद भी बोल के देखिए, क्रम, चक्र, 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 च का साउंड कम हो गया, क्र, र, तो चक्र, क्र, यानी कि चक्र, यानी कि चा पूरा बोला, चक्र, का साउंड कम हुआ और रा का आ के साथ सुनाई पड़ा, तो चक्र, तो किस पे लगेगा, का के ऊपर लगेगा, नीचे पदेन में। ठीक, ऐसे एक डंडी करके। ठीक, मुझे उम्मीद है कि आपको रेफ और पदेन यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अब एक और रूप में रा का प्रयोग होता है, आपने देखा होगा ऐसे करके एक छोटा ट्राइंगल बनता है, बिना, जो नीचे से बंद नहीं होता है। ठीक है, वो एक जो ट्राइंगल बनता है पर वो नीचे से बंद नहीं होता है, वो ज्यादातर आपने देखा होगा ड्रम, ट्रक, ट्रेन, इनके नीचे लगाया जाता है। ठीक है, तो ये इसको भी एक बहुत कहीं जिससे चाहे आप नोट कर लीजिए, चाहे आप इसे लिख लीजिए, कि ये जितने भी टा वर्ग के, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जितने भी ये टा वर्ग के अक्षर हैं, आपको टा वर्ग यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, ये देखिए, ये जितने भी ये टा वर्ग के अक्षर है ना, टा, टा, ठा, ड, ढ, ड़, है ना, ये पूरा है ना, ये टा वर्ग, ये सब किसका है, ये टा वर्ग का अक्षर है ये। ठीक है, टा वर्ग,
ये वाला जो रा है ये हमेशा किसके, टा वर्ग के नीचे लगाया जाता है। ठीक है, तो आप हमेशा देखेंगे ट्रेन, ट्रेन के नीचे रा अगर लगा है ट्रेन, तो वो यही वाला लगेगा ड्रम। तो ये हमेशा ट, ठ, ड, ठ इनके ही नीचे ऐसा रा लगाया जाएगा। ठीक, तो ये इसकी बहुत अच्छी पहचान होती है। जहां पे भी ड्रम, ट्रक, ट्रेन लिखना है तो वहां पे रा कैसे लगाया जाएगा, बीच में कहीं नहीं लिखा जाएगा, ट्रेन नहीं लिख देंगे, टा के नीचे लगा देंगे, ऐसे ट्रायंगल करेंगे पर उसको पूरा बंद नहीं करेंगे। ठीक है, ऐसे दो दो मात्राएं ऐसे ऐसे दो लाइनें खींच करके उसके नीचे लगा देंगे। जो आपकी किताब में भी है, आप उसे देखेंगे तो आपको ये चीजें समझ में आ जाएंगी। तो हमने क्या किया यहाँ पे, रा के जो विभिन्न रूप थे वो पहला क्या हमने समझा कि जो रा में जो मात्राएं लगाई जाती है छोटे ऊ की और बड़े ऊ की, वो कभी भी नीचे हिस्से में नहीं लगाई जाती है, वो हमेशा रा के पीछे बीच में लगाई जाती है, यानी उसकी पीठ पे लगाई जाती है। कैसे लगाई जाती है, अगर छोटे ऊ की है तो वो आधी खुली हुई लगाई जाएगी, और अगर बड़े ऊ की है तो एक डंडी खींच के और पूरे ऊ की मात्रा लगा दी जाएगी। ठीक, अब हम आते हैं रेफ पे, यानी कि जब भी रा का जो स्वर है वो आ के साथ ना हो, है ना। कोई देखिए, आप जितने भी व्यंजन वर्ण होते हैं वो आ की सहायता से बोले जाते हैं, इसलिए रा जब बिना आ की सहायता से बोला जाता है तो जब भी वो किसी शब्द में आ रहा होता है तो वो दूसरे वाले अक्षर के ऊपर लगा दिया जाता है, उसे रेफ कहते हैं। पदेन क्या होता है, पदेन यानी कि जिस भी अक्षर में रा लग रहा है और रा में आ की भी आवाज आ रही है, स्वर सुनाई पड़ रहा है, तो वो उस अक्षर के नीचे ऐसे स्लैश की तरह लग जाता है। और टा, ठ, ड यानी टा वर्ग के जितने भी अक्षर होते हैं उसमें पदेन का दूसरा रूप ऐसे दो ऐसे जो ट्रायंगल बनता है उसके रूप में लगता है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये रा के विभिन्न रूप समझ में आ गए होंगे। ठीक है, इसके अलावा आपके जो उसमें बुक में है वो भी हम देख लेते हैं कि उसमें क्या क्या है। देखिए उसमें, देखिए ये देखिए रा के प्रयोग की शुद्धियां हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं टरेन, टरेन नहीं लिखेंगे, ट्रेन लिखेंगे। कैसे लिखेंगे वो भी हमने आपको बताया कि ये टा वर्ग का, टा क्या है, टा वर्ग के समूह का अक्षर है, तो इसलिए टा के नीचे ये देखिए ऐसे हाफ ट्राइंगल, वो ट्राइंगल लग जाएगा। ठीक है, अब इसी तरीके से आप देखिए कृष्ण लिखा है तो कृष्ण नहीं होगा, कृष्ण होता है, कृष्ण नहीं होता है, ये र नहीं है, री का साउंड है। ठीक है, री यानी कि ऋषि वाले री, तो कृष्ण होता है, क्री जो री की जो मात्रा होती है उसका साउंड होता है री, तो ये है कृष्ण, कृष्ण नहीं है। ठीक है, चंद्रमा होता है, चंद्रमा में देखिए द के में पदेन लगा हुआ है। दृष्टा, दृष्टा, कीर्ति, कीर्ति, ये कम्र नहीं होता है, कर्म होता है। आशीर्वाद नहीं होता, आशीर्वाद होता है, आशीर्वाद होता है। ठीक है, ये निरिधन नहीं होता, निर्धन, निर्धन होता है। ग्रह कार्य नहीं होता है, गृही कार्य होता है। ठीक है, अक्सर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं ग्रह कार्य, ग्रह कार्य किसी प्लैनेट का कार्य नहीं है, वो आपके घर का काम है। तो उस पे हमेशा ग के नीचे क्या मात्रा लगेगी, आपकी री की मात्रा लगेगी, गृही कार्य। ठीक है, इसके बाद निर्बल है, चर्म है, पर्वत है, चक्र है, भ्रातृत्व है, अंतर्यामी है। तो इन्हें आप ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि रा के जो प्रयोग की अशुद्धि है वो मैंने आपको यहाँ पे समझा दी है। ठीक, अब हम आते हैं संयुक्ताक्षर। संयुक्ताक्षर क्या होते हैं, संयुक्ताक्षर का मतलब होता है कि जब जो दो व्यंजन होते हैं और दो व्यंजन में संयुक्ताक्षर में क्या होता है, देखिए यहाँ पे दो व्यंजन जो होते हैं, जैसे ये इकट्ठा लिखा हुआ है ना, तो आधा, ये आधा ट और पूरा ठा, यानी कि एक ही वर्ग का यानी एक ही अक्षर का जब ये आधा रूप और पूरा रूप लिखा जाए तो वो संयुक्ताक्षर हो जाते हैं। ठीक है, जैसे धक्का, ठीक, धक्का है, उसके अलावा आपका पक्का है, तो ये सब क्या है, संयुक्ताक्षर है। यहाँ पे भी आप देखिए, यहाँ पे आपकी जो किताब है इसमें ये त्रुटि थी चिन्ह की, ये चिन्ह अगर आप लिखेंगे या तो ये शुद्ध रूप में या तो इस तरीके से लिखेंगे या फिर च, ह और हा के अंदर ही ना। ये हमने पिछली कक्षा में आपको चिन्ह कैसे लिखा जाता है ये हमने आपको बताया था। अगर आपको फिर भी ना समझ में आए, कोई डाउट लगे, तो आप हमारी अगली कक्षा में से पूछ सकते हैं। ठीक है, पत्थर। ठीक है, अब जिसमें संयुक्ताक्षर क्या होते हैं कि जिसमें एक जो व्यंजन होता है वो आधा होता है और दूसरा व्यंजन पूरा होता है। ठीक है, तो वो पत्थर, ध्वस्त,
आधा धा व स त, तो ये आधा धा क्या है, ये भी व्यंजन है लेकिन ये आधा लिखा गया है, उसके बाद जो पूरा व्यंजन लिखा है व, तो ये ध्वस, ये कैसे अक्षर है, संयुक्त अक्षर है। हमने निश्चित, निश्चित इससे पहले भी हमने आपको बताया था। इसके बाद हम आ जाते हैं उज्ज्वल। लोग इस उज्ज्वल लिखने में बहुत गलती करते हैं, ये द्वित्व अक्षर होते हैं। द्वित्व अक्षर में क्या होता है, दोनों ही मतलब एक ही अक्षर हो। जैसे जा है तो जा का उज्ज्वल में क्या होगा, दोनों, जैसे यहाँ पे आधे आधा जा लिखा, उज्ज्वल, उज्ज्वल, तो ये उज्ज्वल होता है, ठीक है, उज्ज्वल नहीं, उज्ज्वल नहीं होता है, उज्ज्वल होता है, ठीक। और द्वित्व और संयुक्ताक्षर में ये अंतर होता है, जो संयुक्ताक्षर होते हैं उनमें एक जो अक्षर होता है वो आधा होता है, आधा, एक व्यंजन जो होता है वो आधा होता है, और दूसरा जो व्यंजन अक्षर होता है वो पूरा होता है, वो संयुक्ताक्षर होता है। जैसे यहाँ पे देखिए पत्थर, आधा था और था, पत्थर, ठीक। द्वित्व क्या होता है, द्वित्व व्यंजन में ये होता है कि एक ही अक्षर जो होता है उसका एक आधा होता है और दूसरा पूरा, जैसे पक्का, कच्चा, है ना। तो इसमें आपने एक पक्का में देखेंगे, एक मैं आपको और पिक्चर यहाँ पे दिखा देती हूँ, आपको समझ में आ जाएगा उससे। जैसे ये देखिए, यहाँ पे आप देखेंगे ना, बच्चा, बच्चा में देखिए आधा चा है, यानी कि चा का ही आधा चा है और पूरा चा है, तो ये कैसा है, ये द्वित्व व्यंजन है, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखिए पत्थर, पत्थर कैसा है, ये संयुक्ताक्षर है, ठीक। मच्छर, मच्छर भी संयुक्ताक्षर है। अन्न, अन्न लेकिन कैसा है, द्वित्व व्यंजन है, इसमें आधा ना है, पूरा ना है, मतलब एक ही जो अक्षर है वो अगर आधा लिखा जाए और पूरा लिखा जाए साथ में तो वो द्वित्व व्यंजन होते हैं। लेकिन संयुक्ताक्षर कौन से होते हैं, जो कि आधे जो कि एक्सक्यूज मी, जो कि आधा व्यंजन लिखा जाता है दूसरा कोई अक्षर, और पूरा पूरा व्यंजन एक लिखा जाता है, तो वो संयुक्ताक्षर होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये संयुक्ताक्षर और व्यंजन शब्द लिखे जाते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे आपके देखिए जितनी भी अशुद्धियां है ये आप इसको ध्यान से देखिएगा। ये श्रृंगार होता है, श्रृंगार होता है, श्रृंगार, श्रृंगार होता है, ठीक है। ये यहाँ पे ये पूरा श्र नहीं होगा, आधा श्र होगा, श्रृंगार, ठीक। उज्जवल, वैयक्तिक, व्याकुल, व्याकुल नहीं होता है, व्याकुल, जिसमें आधा, ये क्या है, व्याकुल वाला क्या है, ये संयुक्ताक्षर है, ठीक है। व्याकुल है, अनुरक्त है, ठीक। इसके बाद है तटस्थ, तटस्थ, अब के बाद है अभियुक्त। तटस्थ में भी लोग तटस्थ ना लिख करके तटस्थ लिख देते हैं, त लगा देते हैं, लेकिन ये तटस्थ होता है। अभियुक्त, इकट्ठा, ठीक। इसी तरह इकट्ठा कैसा है, इकट्ठा द्वित्व व्यंजन है। अब आगे आइए, और ये आपकी संयुक्ताक्षर और द्वित्व व्यंजन की अशुद्धियां हुई। इसके अलावा कुछ और अन्य अशुद्धियां होती हैं, उन्हें भी हम देख लेते हैं जो आपकी किताब में है। जैसे कि यहाँ पे अन्य अशुद्धियों में आप देखेंगे, यहाँ पे बोलते लोग हैं मातृभूमि, मातृभूमि नहीं होता है, मातृभूमि होता है। री लगा है ना यहाँ पे, ता के नीचे क्या लगा है, री की मात्रा है, तो मातृभूमि होगा, मातृभूमि नहीं होगा। अब बोलते हैं कवियत्री, तो कवियत्री अगर बोलेंगे तो वो क्या है, अशुद्ध है, पर होता क्या है, कवियत्री, कवियत्री, यानी या के ऊपर छोटी की पाई, कवियत्री। पूर्णाहुति, पूर्णाहुति होता है, पूर्णाहुति नहीं होता है, ठीक। ईर्ष्या, ईर्ष्या में देखिए ईड श्रेया, यानी कि ई के, ये बड़ी है, ई है, और साथ में साथ या के ऊपर लगा, या रा लगाया है, कौन सा रा लगा है, रेफ वाला, ईर्ष्या, ठीक। विवाहिक नहीं होता है, वैवाहिक। क्षमा और क्षमा, इसमें अंतर होता है। क्षमा, छ लिख देंगे तो क्षमा हो जाएगा, क्षमा, पर क्षमा नहीं होता है, क्षमा होता है, ठीक। क्षमा, इसमें श और क और शा के साथ मिलकर के बनता है छ, तो क्षमा, क्षमा और क्षमा। आचरण, आचरण, श्याम, श्याम, श्रेष्ठ, श्रेष्ठ होता है, श्रेष्ठ नहीं होता है। उष्म, ऊष्म होता है, ठीक। कृतज्ञता, ऐतिहासिक, कष्ट साध्य, प्रदक्षिणा, अदृश्य, अदृश्य नहीं होता है, क्यों, क्योंकि इसमें देखिए किसकी मात्रा लगी है, री की, तो होता है क्या, अदृश्य। स्कूल, बहुत से लोग बोलते हैं इसको यहाँ पे ई लगाते हैं, है ना, तो इससे कूल हो जाए, इससे कूल नहीं होता है, स्कूल होता है। श्रवण, श्रवण नहीं होगा, ना नहीं लगेगा, णा का साउंड आएगा, तो श्रवण। किशोर, किशोर नहीं होता है, ठीक। अनिष्ट, द्रविण,
ऋतु, ऋतु में बहुत गलतियां करते हैं लोग, समझ नहीं पाते हैं। कभी कभी री ना लिख करके उसको रा के ऊपर ई की पाई लगा करके लिख देते हैं, पर ये ऋतु नहीं, ऋतु का जो शुद्ध रूप है वो होता है ऋतु। ठीक। फिर है साप्ताहिक, शोचनीय, मृत्यु, मृत्यु नहीं होते, मृत्यु नहीं होती, बहुत से लोग मृत्यु बोल देते हैं, पर ये यहाँ पे भी क्या है, री की जो मात्रा लगी है, तो ये होगा मृत्यु। अशोक, फागुन, बहुत लोग शाह और सा का भी गलतियां करे, जैसे अशोक बोलते हैं, ठीक है ना, साल बोलते हैं, पर शॉल हो गया, अशोक हो गया, शाह और सा में अंतर होता है। फागुन नहीं होता है, फागुन होता है। फागुन आप ज्यादातर उधर राजस्थान या ठेठ हिंदी में आपने सुना होगा, तो ये क्षेत्रीय भाषा की वजह से ये अंतर आपको देखने को मिलेगा, पर होता है फागुन। श्वेत होता है, श्वेत नहीं होता है। जन्म होता है, जन्म नहीं होता है। यथेष्ट, ये शुद्ध हिंदी में जब आप इसका प्रयोग कर रहे होते हैं, और आप जब जो आपका जो लिटरेचर है आप उसमें इसका प्रयोग कर रहे होते हैं, आप चूंकि स्टूडेंट हैं और आप जब कुछ अच्छा लिखते हैं और लिखने के साथ साथ आप शुद्ध शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो आपकी जो लेखनी है वो भी बहुत सुंदर बन जाती है, प्रभावशाली बन जाती है। ठीक है, त्रिशूल नहीं होता, त्रिशूल होता है। इसके अलावा हिंदी एक ऐसी भाषा है जिसने और भी विदेशी भाषाओं को अंगीकार किया है, मतलब अपने में समाहित किया है, तो उनकी भी कुछ कुछ चीजें हमारी हिंदी में देखने को आ गई। पहले क्या होता था, जो आप अरबी फारसी के शब्दों में शब्द देखेंगे तो उनमें नुक्ता लगा होता है। नुक्ता यानी कि किसी भी अक्षर के नीचे एक छोटी सी बिंदी लगी होती है, ठीक है, तो उसको हम ऐसे पढ़ते हैं। जैसे पहले अगर ये पहले अरबी और फारसी का समावेश ना होने से पहले जो साउंड आता था वो फा पूरा आएगा, फा, लेकिन जैसे ही नुक्ता लग जाएगा वो फा हो जाएगा। जैसे साफ, और ये साफ। जमीन, जमीन। टेलीविजन, टेलीविजन, ठीक है। मजदूर, मजदूर। कागज, कागज। ये यहाँ पे देखिए ज्यादा, ज्यादा, ठीक। यहाँ पे देखिए बर्फ, बर्फ, बर्फ। जरूरत, जरूरत। कमीज, कमीज, ठीक है। ये नुक्ते का थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा कि ये कुछ शब्द ऐसे हैं जो अब हिंदी में समाहित कर लिए गए हैं और लिखे और बोले जाते हैं। तो ये भी अगर आप, क्योंकि ये अगर आप इस तरीके से लिखेंगे बिना नुक्ते के लिखेंगे तो वो अशुद्ध रूप हो जाएगा, इसलिए इसका भी विशेष उच्चारण करके देखिएगा, लिख के देखिएगा, जिससे आपको ये समझ में आ सके। ठीक है, अब इसके अलावा हम आगे बढ़ते हैं। हमने आपकी किताब में जो भी पीछे अभ्यास दिया हुआ था उसे यहाँ पे सॉल्व कर दिया है। इसे अगर आपके पास किताब है तो उसे उसमें लिख लीजिएगा, कोशिश कीजिएगा पहले आप अपने आप से लिखिएगा और फिर इसे चाहे तो चैप्टर पीडीएफ से एक बार मैच कराइएगा कि हमने कहीं गलत तो नहीं लिखा है, तो इससे आपका मैच हो जाएगा और आप सही सही इसमें इसको लिख सकेंगे। इसके अलावा ये ख वाली जो अभ्यास है ये किया गया है, और ग में देखिए यहाँ पे आपको शुद्ध वर्तनी पे गोला लगाना है। तो शुद्ध वर्तनी पे पहले आप कोशिश कीजिएगा कि पहले इसको पढ़ के देखिएगा, तो जो सही हो उसी पे गोला लगाइएगा। ठीक है, तो इससे आपका जो आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि उसे कैसे बोला जा रहा है शुद्ध रूप में, और जो सही वाला है उसमें आप गोला भी लगा लेंगे। और अगर किसी के पास भी किताब ना हो तो वो क्या करेगा, उसके पास उत्तर पुस्तिका है यानी कि कॉपी होगी, उसमें आप इसे नोट करिए, पाठ का नाम लिख करके अभ्यास लिखिए, अभ्यास ग लिखिए, अभ्यास खा लिखिए और उसको उसमें उतार लीजिए, उसको करने का अभ्यास करिए। क्योंकि जितना अच्छा, देखिए भाषा के अंतर्गत यानी लैंग्वेज के अंतर्गत आप जितना, चाहे वो हिंदी हो चाहे इंग्लिश है, कोई भी भाषा हो, अगर उसका व्याकरण आप लिख के अभ्यास करेंगे तो वो आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा। तो मुझे पूरी आशा है कि आपको ये यहाँ पे वर्तनी विचार समझ में आ गया होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये पाठ में समाप्त होता है। लेकिन फिर भी अगर आपको ऐसा कुछ होता है कि आपको वर्तनी से संबंधित कुछ प्रश्न है, नहीं समझ में आया है कुछ, तो हमारी जो अगली कक्षा लाइव क्लास की होगी उसमें आपका जो भी डाउट है उसे कहीं नोट कर लीजिएगा और उसे वहां पे पूछिएगा, जिससे कि मैं उसका वहां पे समाधान कर सकूं। लेकिन उससे ज्यादा जो जरूरी चीज है वो ये है कि आपको इन सारे शब्दों का अभ्यास करना है बोल के और लिख के, जिससे कि जो वर्तनी संबंधी अशुद्धियां हो जाती हैं वो ना होने पाए। ठीक है, आप अभी मैंने निबंध दिया था तो उसमें पुष्प प्रदर्शनी था, तो पुष्प बहुत लोगों ने गलत लिखा, प्रदर्शनी बहुत गलत लोगों ने लिखा। तो आप एक बार देखिए कि फूल, फूल लिखा जाता है तो फूल नहीं, बहुत लोगों ने गलत लिखा, फूल लिख दिया। तो इन सब चीजों का विशेष ध्यान रखें कि आपके जो वर्तनी संबंधी अशुद्धियां हैं वो कम हो,
और जब आप ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करेंगे तो ये समस्या आपकी खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो इसी आशा के साथ कि आपको वर्तनी विचार ये जो पाठ है ठीक से समझ में आ गया होगा। अब हम अपनी अगली कक्षा में मिलेंगे। अगर यदि आपका कोई डाउट है, कुछ पूछना है, तो आप उसको नोट करके रखिए, जिससे कि हम उसे अगली कक्षा में इसका समाधान कर सके। ठीक है, अब यही इसी के साथ मैं अपना ये पाठ यहाँ पे समाप्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।